स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पदार्थ में समय समय में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी बदल जाता है और पानी को फिर फ्रिज में रख देते हैं तो जमकर बर्फ में बदल जाता है। इसी प्रकार दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। बर्फ पिघलकर पानी में बदल गया, पानी बर्फ में बदल गया, लेकिन दूध से दही बना और दही से दूध नहीं बना। इस प्रकार जो परिवर्तन होते हैं इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, और नंबर दो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम कहेंगे वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होता है, उसकी अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, या उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, और अवस्था के बारे में हमने बताया कि भौतिक ठोस अवस्था में, कि द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में है। मतलब केवल अवस्था में परिवर्तन हो जाए अथवा उसके रूप रंग आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वे टेम्पोरेरी अर्थात अस्थायी होते हैं। यदि परिवर्तन के कारणों को हटा दें, जिस कारण से वह अपने रूप रंग आकार में परिवर्तन किया है, उस कारण को ही हटा दें, तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो अगर हम कहें कि भौतिक परिवर्तन के लक्षण बताइए, तो आप कहेंगे कि भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा कहेंगे कि भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ यानी जो मुख्य पदार्थ शुरू में जो लिए थे के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं अस्थायी होते हैं, केवल ये तभी तक कार्य करते रहते हैं जब तक कि कोई कारण उसके लिए उत्तरदायी होता है। जो ही उस कारण को हटाते हैं वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो एक तरह से यह उत्क्रमणित होते हैं, यानी उत्क्रमणी प्रक्रिया को भी यह दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तथा बने हुए नए पदार्थों के संगठन, भार तथा भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अर्थात पहले वाले पदार्थों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि आपने देखा कि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदल रही थी पदार्थ की, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा था। अगर हम कहें कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण बताइए, कमेंट्स बताइए, तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। दूसरा हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों से सदैव भिन्न होते हैं। तीसरा हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। और अगला हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो ऊर्जा का परिवर्तन यानी ऊर्जा शोषित या उत्सर्जित होती है अधिक मात्रा में। इस तरह से रासायनिक परिवर्तन में हमने जाना कि नए पदार्थ का निर्माण होगा जो मूल पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न होगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर हो सकते हैं। तो या तो आप दोनों की परिभाषा लिख दीजिए
या इस तरह भी आप कह सकते हैं पॉइंट करके कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कहेंगे पदार्थ पूर्ण रूप से नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और उसके संगठन, भार, गुणधर्म पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में आप बताएंगे कि पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आप कहेंगे पदार्थ की आंतरिक रचना पूर्ण रूप से बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में आप कहेंगे पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ का भार बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन के कारण को अगर हटा लें तो उससे मूल पदार्थ प्राप्त होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के कारण को हटा लें तो भी वो मूल अवस्था में नहीं बदलता है और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो हमने बताया कि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ बदलकर एक नए पदार्थ का रूप ले लेता है। जैसे हमने बताया दूध से दही का बनना, तो दूध और दही दोनों में काफ़ी अंतर है। दूध को अगर गर्म कर दिया जाए, बॉयल कर दिया जाए तो ठंडा करने पर वो दूध ही रहता है, लेकिन अगर दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं प्राप्त होगा। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन। दूसरा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना हम जनरली देखते हैं कि वर्षा ऋतु में लोहे की वस्तुओं को अगर नम हवा में रख दें या हल्की बारिश में रख दें तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की पपड़ी सी जम जाती है और इस पपड़ी को ही हम जंग कहते हैं। यह जंग लगने के कारण जो लोहे की वस्तु होती है, लौह वस्तु होती है, उसका भार बढ़ जाता है और इस प्रकार बने हुए जंग के गुण मूल लोहे के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अतः एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा किण्वन, फर्मेंटेशन। वायुमंडल में तमाम छोटे छोटे कीड़े उपस्थित होते हैं जो खास करके नमी और मिठास वाले स्थानों पर पनपते हैं और निरंतर अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और जिस पदार्थ में उत्पन्न होते हैं उसका विघटन करके उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को ही हम कीड़ों कहते हैं। जैसे आपके पास है सुक्रोज C12H22O11। इसका जल अपघटन हो रहा है, पानी से क्रिया कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है जिसको खमीर कहते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के अंशु तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो रासायनिक संगठन होते हैं वे बिल्कुल भिन्न होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटो समूह होता है। अब हम यहाँ पर जो बना ग्लूकोज C6H12O6, इसकी क्रिया हम जाइमेज नामक उत्प्रेरक उपस्थिति में कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में और एथिल अल्कोहल शराब में C2H5OH। तो 6 है तो यहाँ पे निकला आपका 2 और यहाँ पे 2 4। तो यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो कि कीड़ों की उपस्थिति में होती है और जिस पदार्थ में कीड़े रहते हैं उसका अपघटन कर देते हैं। किण्वन के कारण ही जलेबी हम खा पाते हैं, क्योंकि यह खमीर मिठास वाले स्थान पर जो पनपते हैं और हलवाई रात में मैदे को भिगो कर रख देता है। ये मार्केट में भी कीड़ों के पाउडर मिलते हैं, उसमें डाल देता है और अगले दिन जब जलेबी को बनाता है तो जलेबी बीच में पोली हो जाती, खोखली हो जाती, क्योंकि कीड़े निकल जाते हैं और इसलिए जलेबी टेस्टी लगती है। इसके अलावा पाव रोटी, ब्रेड आदि का भी निर्माण किण्वन के बेस पर ही किया जाता है।
सिरके का निर्माण भी किण्वन कहलाता है, क्योंकि शर्करा को सुक्रोज को जब हम कुछ दिनों तक रख देते हैं तो बदल जाता है सिरके में, और सिरके का गुणधर्म जो होता है गन्ने के रस से यानी सुक्रोज से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। अतः किण्वन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का सड़ना, कोई पदार्थ बरसात में भीगकर या अन्य कारणों से खराब हो जाता है, सड़ जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी पदार्थों को सड़ा देते हैं। सड़ने वाले पदार्थों में पेड़ पौधों तथा मृत पशु पक्षियों के विभिन्न अंग भी शामिल हैं। तो सड़ने से पदार्थों के गुण मौलिक पदार्थों के गुण से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाते हैं। अतः सड़ना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं H2 + Cl2 gives out 2HCl। यहाँ पर H2 और Cl2 आपस में भाग ले रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं HCl। तो HCl के गुण जो होंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन की गैस के गुण से पूर्ण रूप से भिन्न होंगे। तो ये जो नया पदार्थ बना इसको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं इसको हम कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। यह अभिकारक है और यह उत्पाद। इसी तरह हम ले लें Na, सोडियम, और उसकी क्रिया हम करा दें Cl2 से। तो Na के बारे में आप जानते हैं कि एक क्षार धातु है सोडियम, और क्लोरीन एक गला घोटू गैस है, गला को घोटने वाली गैस है। इसको कोई खा नहीं सकता और इसको भी कोई नहीं खा सकता। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। और नमक का सेवन सभी मनुष्य करते हैं। तो क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन के गुण पूर्ण रूप से बदल गए। कब? जब यह एक नए अणु का निर्माण किया, नए यौगिक का निर्माण किया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक कारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, अभिकारकों को और उत्पादकों को प्रतीकों द्वारा या संकेतों द्वारा निरूपित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रतीकों द्वारा अभिकारकों और उत्पादों को व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने की घटना को या निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives out 2HCl, 2Na + Cl2 gives out 2NaCl। इसी प्रकार और भी तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे Mg + O2 gives out MgO। अगर दो या दो से अधिक यौगिक जुड़ रहे हैं, जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इस प्रकार से आपने रासायनिक समीकरण को जाना और इसके अंतर्गत आने वाले अभिकारकों और उत्पादों को जाना। अब हम अध्ययन करेंगे द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता, अ माने नहीं, विनाशता माने विनाश। यानी द्रव्य के अविनाशिता नियम के अनुसार द्रव्य का विनाश नहीं होता है। इसकी परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो हम कहेंगे कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका नाश हो सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तभी हमने देखा कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनता है। तो अगर हम इधर बाएं पक्ष में जितने अभिकारकों को ले रहे हैं उनमें जितने परमाणु भाग लिए हैं उतने ही परमाणु उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस समीकरण को हम कहते हैं
संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा लिखनी होगा संतुलित रासायनिक समीकरण की, तो आप कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी बाएं और दाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 2KClO3, यह प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि है। 2KClO3 इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको हम यहाँ गर्म कर रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यह यहाँ पर हिस्सा नहीं लेगा, केवल यह इस अभिक्रिया को प्रेरित करेगा। यह देखिए डेल्टा बना हुआ है, हीट का चिन्ह होता है, गर्म करने का चिन्ह होता है। केमिस्ट्री में खास करके हम 3 निशान को पढ़ेंगे। एक चिन्ह ऐसे ऊपर की ओर निकला होता है, यह शो करता है कि गैस है। जब उत्पाद के रूप में गैस प्राप्त होती है तो वहाँ पे ऐसा तीर लगाया जाता है, ये सिद्ध करता है बना हुआ पदार्थ हमारा गैस है। दूसरा निशान ऐसे होता है, यह ठोस को प्रतीक करता है, प्रदर्शित करता है। गैस के लिए हम स्मॉल g लिखते हैं और ठोस के लिए हम स्मॉल s लिखते हैं। और बीच में दोनों समीकरणों के बीच में आप देख रहे हैं एक तीर लगा रहे हैं। यह तीर बता रहा है बराबर को कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो आपने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण, तो आप कहेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में बाएं और दाएं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस के निर्माण की विधि बताए हम, तो यहाँ पर हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। इसको हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो बनेगा क्या 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और निकलेगी क्या ऑक्सीजन गैस। तो चूंकि यह गैस है तो अभी हमने बताया कि गैस के लिए ऐसे ऊपर की ओर तीर बनाते हैं और यहाँ पर G लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 पोटेशियम परमाणु है और उत्पाद के रूप में भी 2 पोटेशियम परमाणु निकल रहे हैं। यहाँ पर Cl परमाणु भी 2 है, यहाँ पे 2 Cl परमाणु निकले। यहाँ पर ऑक्सीजन को हम देखते हैं O को, तो 3 दूना 6, जबकि यहाँ पर निकल रहा है कितना 2। तो अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 6 ऑक्सीजन परमाणु भी निकल गए। तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हुआ उसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपने जाना कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों की तरफ का पक्ष में जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही तत्वों के परमाणु उत्पाद पक्ष में हमें प्राप्त होंगे। और उदाहरण मैंने बताया ऊपर H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। तो यहाँ H2 के 2 परमाणु और Cl के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2H और 2 Cl परमाणु निकल गए। उसी प्रकार मैंने बताया 2Na + Cl2, तो यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु और Cl के 2 परमाणु मिलकर के बना लिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो योग माने आप जानते हैं जोड़। कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु या यौगिक आपस में जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके गुण मूल यौगिकों के गुण से या मूल अणुओं के गुण से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, वह संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी हमने बताया यहाँ पर 2Na प्लस Cl2। तो NO को हमने बताया कि क्या है, एक क्षार धातु है, और Cl क्या है, एक गला घुटू गैस है। दोनों के गुण बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और इसका सेवन मनुष्य कर भी नहीं सकता। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक बनता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका सेवन नमक के रूप में सभी लोग करते हैं। यानी अभिकारक के गुण कुछ थे और इस प्रकार जो यौगिक बना इसके गुण कुछ हो गए। तो यह अभिक्रिया जो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु आपस में जुड़ करके
एक और केवल एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 Na परमाणु है, 2 Cl परमाणु, तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा 2 NaCl। और भी एग्जाम्पल हम देना चाहें तो हम ले लें 2 Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO। तो यहाँ पर 2 तत्वों के परमाणु आपस में संयोग किए और बना दिए एक यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार यह क्रिया योगात्मक अपक्रिया या संयोजन क्रिया है। दूसरी अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम, अपघटन अपक्रिया है। अपघटन अपक्रिया, अपघटन मीन्स टूटना, अपघटन मीन्स टूट जाना, वियोजित हो जाना। तो हम जानते हैं कि जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता होती है, या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो जब ऊष्मा के द्वारा कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा जब कोई यौगिक टूटता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। इसी प्रकार प्रकाश के द्वारा अगर टूट रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। तो आइए हम देखते हैं अपघटन अपक्रिया है। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है अपघटन अपक्रिया की तो आप कहेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश आदि की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो इस अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं NH4Cl, NH4Cl नौसादर, इसको हमने हीट किया, यह कन्वर्ट हो गया NH3 में और HCl में, तो यह क्या हुआ, अपघटन अपक्रिया हुआ। अब अपघटन अपक्रिया किस पदार्थ की उपस्थिति में हो रहा है, किस कारक की उपस्थिति में हो रहा है, उसके आधार पर हमने बताया कि इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमने अभी बताया कि जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उस अपक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया पोटेशियम क्लोराइड का, 2KClO3 को हमने MnO2 को उपस्थिति में गर्म किया, बन गया ऑक्सीजन गैस और KCl। इसी प्रकार अगर हमारे पास मरकरी ऑक्साइड हो, 2HgO, अब इसको हम कर रहे हैं गर्म, यानी इसको हम दे रहे हैं ऊष्मा, हीट। ऊष्मा देने के लिए हम यहाँ डेल्टा निशान का प्रयोग करते हैं। डेल्टा निशान अगर कहीं बना हुआ है केमिस्ट्री में तो हम समझ जाएंगे कि इसको ऊष्मा दी जा रही है। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा Hg में, यानी मरकरी में, और प्राप्त होगी ऑक्सीजन गैस। चूँकि ये गैस है इसलिए ऊपर की ओर ऐसे एरो दिखा देंगे, तो यह क्रिया कहलाएगी ऊष्मीय अपघटन। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अगर आपके पास हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह क्या है, एक ठोस पदार्थ है, इसको आपने हीट किया, ऊष्मा दिया, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे यह टूट जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं शुष्क चूना या कली चूना। यह भी ठोस है, सॉलिड है, और जो शेष पदार्थ बनता है, जो शेष यौगिक बनेगा वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि यह गैस है इसके लिए यहाँ G लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ऊष्मीय अपघटन। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटन, यानी विद्युत के द्वारा जो है जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। लेकिन विद्युत अपघटन के लिए एक चीज़ जानना होगा कि विद्युत अपघटन केवल उन्हीं पदार्थों का होता है जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य क्या है? हम कहेंगे वे पदार्थ जो घुलित अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl को हमने जल में घोल दिया, NaCl को जल में घोल दिया, यह टूट गया Na+ में और Cl- में। तो इस विलयन में 2 अलग अलग आवेशित आयन उपस्थित हो गए, जैसे एक सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज और एक क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज। यह है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघटन की क्रिया केवल विद्युत अपघट्यों में ही होगी। तो आइए देखें विद्युत अपघटन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स विद्युत अपघटन।
इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो हम कहेंगे जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में उपस्थित धन आयन कैथोड पर या ऋणोद पर तथा ऋण आयन एनोड पर या धनोद पर एकत्रित हो जाते हैं और यह अपक्रिया वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे अम्लीय जल, हमारे पास जल है जो कि अम्लीय है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, करंट प्रवाहित कर दिए, अब ये कन्वर्ट हो गया 2H2 में, यानी हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो विद्युत के द्वारा ये टूट रहा है दो भागों में, इसलिए इस अपघटन को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। अब इसके शेष पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।